हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन फ्रोज़न हर्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते थे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन जिशुन ने विंग के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश किया था और वांग जी ने जब जिन जिशुन और विंग को एक साथ देखा था तो वो गुस्सा हो गया था। अब आगे वांग जी विंग के सामने घुटनों में बैठा हुआ था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विंग वांग जी को बहुत ही डरी हुई आंखों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वांग जी को क्या हो गया। वांग जी अभी उसके ऊपर चढ़ रहा था, उसके ऊपर फोर्स कर रहा था, लेकिन अचानक से वांग जी उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और वो रोने लगा। विंग को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वो बस अपनी हैरान परेशान आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी विंग अपनी कांपती आवाज़ में वांग जी की तरफ देखते हुए उसे बुलाता है, राजकुमार। वांग जी तभी विंग से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग। मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहता था। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता है। मैं नहीं करना चाहता था। ऐसा कहते हुए वो विंग अपनी सिर को नीचे झुकाने लगा और विंग के सामने हेड डाउन करके माफ़ी मांगने लगा। तभी विंग नोटिस करता है कि वांग जी की पूरी बॉडी रेड हो रहा है, मतलब पूरा फेस रेड हो गया है। विंग को समझ नहीं आया अचानक से क्या हुआ। वांग जी की पूरा फेस रेड हो चुका था और अचानक से वांग जी अपनी जगह से नीचे फ्लोर पे गिर जाता है। विंग बिल्कुल शॉक हो गया, अचानक से क्या हो गया है ये सब। वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता है और वांग जी की तरफ जाने लगता है। जब वो वांग जी के पास पहुंचता है और उसे टच करता है तब उसे समझ जाता है कि वांग जी की पूरी बॉडी रेड हो चुका है और वो बेहोश हो चुका है। विंग को समझ नहीं आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो तुरंत ही अपने रोब को पहनता है और वांग जी को वहाँ से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी एक अल्फा था और वो विंग से काफ़ी बड़ा और भारी था, तो विंग वांग जी को उठा नहीं पा रहा था। इसलिए वो वांग जी को वहीं रखता है और बाहर मदद के लिए बुलाने के लिए जाता है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लांचरन और लांचजन दोनों की पता चल गया था कि जिन जिशु ने विंग के साथ क्या किया था। सब लोग बहुत गुस्सा हो गए थे और जिन फैमिली बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्हें पता है अगर लंस को अगर एक बार गुस्सा आ गया तो वो उनके जान लेने के लिए दो बार भी नहीं सोचेंगे। ऐसा सोचते हुए वो लांचरन और लांचजन से माफ़ी मांगने लगे। लांचरन तुरंत ही जिन जिशुन को जेल में अगवा करने के लिए बोल देते हैं और कल उसको सज़ा दिया जाएगा ये भी बोलते हैं। जिन फैमिली कुछ नहीं कर सकते, उन्हें भी पता है कि जिन यीशु ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यानी को भी बहुत बुरा लगा था। आज उसका फर्स्ट नाइट था, आज उसका वर्डिंग नाइट था, लेकिन इस जनरेशन की वजह से सब कुछ बिगड़ गया था। लांचचन और लांचरन दोनों ही विंग से मिलने के लिए उन दोनों के कमरे की तरफ आ रहे थे और उसके पीछे पीछे वेंचिंग भी आ रही थी। यानली नहीं थी। जिंजीश्वर ने यानली को अपने साथ अपने रूम में ले गया था क्योंकि आज ऑब्वियसली उन दोनों का वेडिंग नाइट है, तो उन दोनों परिवार के लोगों ने उन दोनों को भेज दिया था अंदर, क्योंकि अभी विंग वांग जी के पास है तो यानली को भी लगता है कि विंग अभी सेफ होगा। लानशिचन लांचरन और वेंचिंग तीनों रास्ते में थे कि वो तीनों नोटिस करते कि सामने से विभूषण उनकी तरफ भाग के आ रहा है। वो दोनों थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं विभूषण को इस तरह से भागते हुए देखकर, और ऊपर से विभूषण की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे और उसकी चेहरे की हालत और बालों की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। वो जैसे तैसे अपने रोब को पहन के बाहर निकल आया था। तभी वो भागते हुए शीजन के सामने आता है और कहता है, शीजन का देखिए ना, वह वांग जी, रा, राजकुमार, उन्हें उन्हें कुछ। विंग की आवाज़ लड़खड़ा रहे थे। वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। वो इतना डरा हुआ था कि उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तभी शिचन विंग को काम करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, बताओ क्या हुआ है वांग जी के साथ। तभी विंग अब खुद को थोड़ा एक गहरा सा ब्रेथ लेके शांत करता है और शिचनगा की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, अचानक से उनकी पूरी बॉडी रेड हो गई था और वो वो बेहोश हो गए। ये सुनते ही शिचन और लानकुरैन ये दोनों ही बहुत ज़्यादा टेंस दिखने लगे। वो भाग के विंग और वांग जी के रूम की तरफ जाने लगे। वेंचिंग और विंग भी उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगे। वो दोनों जब रूम में पहुंचे तब उसने नोटिस किया कि वांग जी के आसपास धीरे धीरे एक डार्क ऑरा अपेयर होने लगा था। शिचन बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो तुरंत ही अपने फ्लूट को निकलते हैं
उस फ्लूट से एक धुन प्ले करने लगते हैं। विंग और वेंचिंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो दोनों बस वही खड़ा होकर उस तरफ देख रहा था। विंग की आंखों से अभी भी आंसू आ रहे थे। इस थोड़ी सी टाइम में उसके साथ इतना कुछ हो गया और उसके सामने इतना कुछ हो गया तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे अभी कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ और डरा हुआ है और ऊपर से वांग जी के ऐसे बिहेवियर, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर तक शीचैन अपने फ्लूट को प्ले करते हैं। जब उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तब शीचैन अपने फ्लूट को अपने स्पिरिचुअल पावर से गायब करता है और वांग जी को उठा के उस बेड पे सुला देता है। लान चिरन भी बहुत ज़्यादा टेंस दिख रहे थे। वो शीचैन की तरफ देख रहे थे। तभी शीचैन अपने सिर को नोट करता है। लान चिरन वेंचिंग को कहता है कि वेंचिंग, तुम मेरे साथ बाहर चलो। मुझे लगता है शीचैन और आइंग को कुछ देर बात करना चाहिए। ये सुनने के बाद वेंचिंग कहता है, अंकल लेकिन क्या हुआ है और वांग जी को क्या हुआ है? वो अचानक से बेहोश भी हो गया और अभी शीचैन ने एक फ्लूट क्यों प्ले किया? तभी आनचियन कहता है कि तुम्हें बाद में सब कुछ समझा जाएगा, लेकिन अभी तुम बाहर चलो। ये कहते हैं वो वेंचिंग को लेकर बाहर चली गई। अभी उस कमरे में शिचेनगा और विंग था। विंग अपनी बहुत सी टेंशन भरी और कंफ्यूजिंग नज़रों से वांगची की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। तभी शिचेन अपने गले को साफ करते हुए कहता है कि आई, मुझे पता है तुम अभी बहुत ज़्यादा टेंस हो और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, और मुझे पता है वांग जी के बिहेवियर तुमने पहले से ही नोटिस किया होगा। उसके बिहेवियर एक नॉर्मल इंसान की तरह तुम्हें नहीं लगता होगा, है ना? विंग जब शीजन की ये सब बातें सुनता है तो वो शीजन की तरफ देखने लगता है। वांग जी के सडन चेंज होता हुआ मूड और बिहेवियर देखकर तुम्हें शायद हमेशा लगता होगा कि वांग जी को एंगर इश्यूज है। बचपन में वांग जी ऐसा नहीं था। तुम्हें पता है, बचपन में वांग जी एक बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी चाइल्ड था। जब हमारे मदर गुजर गए थे तब वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। वो अपने आप में चुप रहने लगा और हमेशा अब खुद के अंदर ही रहने लगा। वो तो मुझसे भी बहुत ही कम बात करने लगा था। फादर वांग जी के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा टेंस हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि वांग जी शायद अपने आप में अगर ऐसा रहने लगा तो बाद में जाके उसे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फादर ने प्लान बनाया था कि मुझे और वांग जी को लेकर वो कहीं बाहर घूमने जाएंगे। वांग जी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे और फादर के फोर्स करने की वजह से वो हमारी बात को टाल नहीं सका। जब हम ईलिंग के गलियों से बाहर की मार्केट की तरफ लैंटर्न फेस्टिवल की तरफ जा रहे थे, तब हमें एक जंगल पार करके उस फेस्टिवल में पहुंचना था। जब उस जंगल से हम जा रहे थे, अचानक से हमारे ऊपर हमला हो गया। हमें पता नहीं उस हमला ने किसने किया था, लेकिन पता है उस हमले ने जिसने भी किया था उसने ब्लैक मैजिक का यूज़ किया था। ब्लैक मैजिक का नाम सुनते ही विंग शॉक हो गया। उसने शिचन की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन शिचन का ब्लैक मैजिक तो कल्टीवेशन जोन में फॉरबिडेंट है ना? तभी शिचन कहता है, हाँ फॉरबिडेंट है, लेकिन कोई चुप चुप के ब्लैक मैजिक का यूज़ करता है। ब्लैक मैजिक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक है। उस ब्लैक मैजिक को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है। इसी वजह से बहुत लोग, जो लोग इस कल्टीवेशन दुनिया को अपने अंडर करना चाहते हैं, वो लोग ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं। ब्लैक मैजिक का यूज़ करना फॉरबिडन ज़रूर है, लेकिन कोई लोग अपने स्वार्थ की वजह से, कुछ लालच की वजह से इस मैजिक का यूज़ कर देते हैं। ऐसा ही केस हमारे साथ हुआ था। उस दिन जब हम जंगल से जा रहे थे, किसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और एक आदमी ने, जो मास्क पहना हुआ था, उसने मेरे ऊपर एक ब्लैक स्पेल करने की कोशिश करने लगा। आज जिस हालत में वांगची है, शायद उस हालत में मैं होता, लेकिन उस समय वांगची मेरे सामने आ गया था और वो स्पेल वांगची के जाकर लग गया। वो स्पेल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस स्पेल की वजह से वांगची आज इस हालत में है। उसका अल्फ़ा अभी ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में है। इसी वजह से जब भी वांगची तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करता है या फिर वांगजी अचानक से गुस्सा हो जाता है, ये सब इस ब्लैक मैजिक की वजह से ही हुआ है। ये ब्लैक मैजिक वांगजी को धीरे धीरे अंदर से खा रहा है, जो हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते।
वांग जी को इन सब से बाहर निकलने के लिए हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया था, किन किन लोगों से मिले थे, कितने एल्डर से मिले थे, लेकिन कोई भी वांग जी को ठीक नहीं कर पाया था। इस ब्लैक मैजिक की वजह से वांग जी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो अपने आप को और भी ज़्यादा इंट्रोवर्ट कर लिया था। वो अभी सबसे मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। वो इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया था कि वो किसी से बात भी नहीं करता था। इवन कि वो तो कबीला से बाहर भी नहीं जाता था। उसे हमेशा डर लगता था कि वो अपने इस बेवजह गुस्से की वजह से किसी को हार्म ना कर दे। जब वांगजी 6 साल का था, एक बच्चा था, तब से वांगजी इस पेन को बियर कर रहा है। वांगजी ने खुद को अपने अंदर लॉक कर लिया था। वांगजी को इस हालत में मैं और अंकल दोनों ही नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जब हमारे आखिरी होप भी निकल चुका था, तभी हमारे एंसेस्टर लानी ने मेरे अंकल के ड्रीम में आया था और उन्होंने ही कहा था कि बाशुन सरेन का आखिरी ब्लड लाइन जो ओमेगा चाइल्ड होगा वही वांगजी को ठीक कर पाएगा। बाशुन सरेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थी और वो उन्होंने ही डक कल्टीवेशन को हमारे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के किसी कोने में छुपा दिया था और तुम उनके ब्लड लाइन हो, एक उनके ओमेगा ग्रैंड चाइल्ड। तुम्हें ढूंढने में हमें बहुत समय लगा था, लेकिन जब हमें तुम्हारे बारे में पता चला था, तब हमने तुरंत ही तुम्हारे लिए प्रस्ताव भेजा था और तुम्हारी और वांगजी की शादी करवा दी गई थी। हम तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन हमें डर था कि तुम अगर इन सब सुनने के बाद वांगजी से शादी करने के लिए मना कर दो। लेकिन हम तब बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके थे। मैं अपने भाई को इस हालत में नहीं देख पा रहा था, इसी वजह से हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया था और तुमसे सब कुछ छुपाया है। लेकिन अब तुमसे छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये सब कहते हैं शिचन विंग के सामने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, विंग प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। तुम भी मेरे भाई की तरह हो और मैं अपने भाई की इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। ऐसा कहते हुए उसने अपने सिर को डाउन कर लेता है। विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत ही शिचन को उठाते हुए कहता है कि शिचन आप क्या कर रहे हैं? आप कुल प्रमुख है, आप हम मुझसे बड़े हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़। ऐसा कहते हुए वो शिचन को उस जगह से उठाने की कोशिश करने लगा। तभी शिचन कहता है, मुझे पता है तुम मेरी बात को समझोगे, प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। लेकिन विंग बहुत ही हैरानी से शिचन की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे ब्लैक मैजिक नहीं आता। वो बहुत ही कांपती हुई आवाज़ में ये सब बोल रहा था। तभी शिचन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ब्लैक मैजिक नहीं आता और इस बारे में मैं और अंकल दोनों ही रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे वांगजी को ठीक करा जाए, कैसे तुम वांगजी को ठीक कर सकते हो। हम दोनों इस बारे में ही सोच रहे हैं और इस बारे में बहुत जगह पता करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम हमारे एंसेस्टर लाने से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि उनसे हमें कुछ मदद मिल जाए। लेकिन वाइंग, तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मेरे भाई को ठीक कर दोगे। जब हमें असली सॉल्यूशन मिल जाएंगे तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम मेरे भाई को ठीक कर दोगे ना? ऐसे कहते वो विंग की तरफ अपनी होपफुल आई से देख रहा था। शिचनगा की आंखों में अभी आंसू था। इतने सालों से वो अपने भाई को इस तरह से पेन में देखकर कितना ज़्यादा पेन में है, ये विंग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। शायद वो भी समझ सकता है, अगर उसकी शीजी के साथ भी ऐसा कुछ होता तो वो भी शायद अपना जी जान लगा देता अपनी शीजी को बचाने के लिए। विंग अपने सिर को नोट करता है, कहता है कि अब से राजकुमार मेरा अल्फा है। अगर राजकुमार को ठीक करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन आप लोगों को इस तरह से मेरी शादी राजकुमार से नहीं करवाना चाहिए था। आप लोगों को पहले मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। ये सुनने के बाद शिचन अपने सिर को नीचे कर लेता है, कहता है, हमें माफ़ कर दो, लेकिन हम तब घबरा गए थे। हमें उतना सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। विंग बस अपने सर को नोट करता है, कहता है कि मैं पूरा कोशिश करूँगा राजकुमार को ठीक करने के लिए। तभी शिचन कहता है, मुझे पता है आइन, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे वांगजी को ज़रूर ठीक कर दोगे। प्लीज़ मेरे वांगजी को गलत मत समझना। वो जो भी कुछ कर रहा है देता है वो अपनी सही मेंटल स्टेज में नहीं करता है, इसीलिए मुझे पता है कि तुम मेरी बात को समझोगे और तुम वांगजी की सिचुएशन को भी समझोगे। पिंग बस शिचनगा की बातों पर नोट कर रहा था। तभी शिचनगा कहता है कि वांगजी को कुछ देर बाद ही होश आ जाएगा, तुम उससे बात कर लो और तुम दोनों के बीच जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब बातें ठीक कर लो। आई होप तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये सुनते ही विंग शिशनगा की तरफ देखते हैं और उन्हें गुड नाइट विश करता है। शिशनगा भी विंग को गुड नाइट विश करता है और उस कमरे से निकल जाता है। बाहर लांचरन और वेंचिंग खड़ा हुआ था। वेंचिंग टेंशन में बस विंग के कमरे की तरफ ही देख रहा था और लांचरन बस बाहर की तरफ स्टेपली खड़ा हुआ था। तभी शिचन बाहर निकलता है। वेंचिंग तुरंत ही शिचनगा की तरफ जाता है और कहता है कि क्या हुआ अंदर, तुमने क्या बात किया विंग से। ये सुनते ही शिचनगा कहता है कि तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। ये कहते हैं वो अंकल की तरफ देखता है, कहते हैं अंकल मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। ये सुनने के बाद उसका अंकल बस शिजंगा की तरफ देखकर नोट करता है, कहता है तुम लोग कमरे में जाओ, नहीं तो जिंगे रोने लग जाएगा। ऐसा कहते हैं अंकल अपने कमरे की तरफ चला जाता है। फेंचिंग और शिजन भी अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अब हमें वांगशन के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगशी अभी भी बेहोश था और विंग वांगजी के सिर पर हाथ फैला रहा था। उसे शिचंगा की हर एक बातें अब समझ आ रहा था और वांगजी के ऐसे बात बात पर अचानक से गुस्सा हो जाना, अचानक से उसके नेचर का चेंज आना, ये सब कुछ उसे समझ आ रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वांगजी इतने दिन से कितने सारे पेन को बेयर कर रहा है, इतना ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ता है, कितना अनकम्फर्टेबली अपनी लाइफ को जी रहा है। ऐसा सोचते हुए वो वांगजी के सिर पर हाथ फैला रहा है। वांगजी के सिर पर हाथ फैलाते हुए विंग उन सारे पलों को याद करता है जहाँ जब जब वांगजी विंग का ख्याल रखता था, विंग के बारे में केयर करता था, विंग को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उस बारे में जानने की कोशिश करता था। और शिचनगा ने वांगजी के बारे में जो कुछ भी बताया वो सब सोचते हुए विंग की आंखों में अब आंसू आ रहे थे। तभी वो नोटिस करता है कि वांगजी धीरे धीरे मूव कर रहा है और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा है। वांगजी धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और अपने सामने विंग को देखता है। पहले तो वो विंग को देखकर थोड़ी देर तक उसे ही देखता रहता है, फिर उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आता है कि उसने क्या क्या बिहेव किया था। वो तुरंत ही अपनी जगह पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उठने की वजह से विंग उसके हाथ को पकड़ लेता है, कहता है कि धीरे बैठो। ऐसा कहते हुए वो वांगजी की मदद करने लगा, फिर वांगजी को वो पानी देने लगा। वांगजी थोड़ा सा हैरान हो गया क्योंकि फर्स्ट टाइम जब उसने विंग के साथ मिसबिहेव किया था तब विंग वांगजी से बहुत ज़्यादा डर रहा था, बहुत बुरी तरीके से डर रहा था। लेकिन इस बार विंग उससे डर नहीं रहा है। इवन कि विंग उससे बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वांगजी बस विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग वांगजी के हाथ में पानी के ग्लास को देते हुए कहता है कि खाओ, पियो। ये सुनते ही वांगजी उस पानी को पीता है और फिर ग्लास को विंग को दे देता है। विंग उस कप को पास ही के टेबल में रखता है और वांगजी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। ये सुनने के बाद वांगजी अपने सर को नोट करता है, फिर थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद विंग से पूछता है क्या क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है। ये सुनते ही विंग वांगजी की तरफ देखता है और एक छोटा सा स्माइल करके कहता है कि मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा। विंग को वांगजी के साथ इतना नॉर्मली बात करते हुए देखकर और उससे देखकर स्माइल करते हुए देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो बहुत ही हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था। वांगजी की आंखों का कंफ्यूजन विंग भी समझ सकता था। वो वांगजी की तरफ देखता है और एक छोटा सा स्माइल करता है। तो चलिए एवरीवन, हम अपने पार्ट को यही स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।